Hello students, welcome to आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। संघवाद क्या है? ओवरव्यू। In the previous chapter, we noted the vertical division of power among different level of governments is one of the major form of power sharing in modern democracy. पिछले चैप्टर में हमने क्या नोटिस किया था कि जो वर्टिकल डिवीजन है शक्तियों का, यानी कि पावर डिवीजन है, यानी कि सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में जो ऊर्ध्वाकार यानी कि वर्टिकल ऊपर से नीचे का जो डिवीज़न दिया गया है वो क्या है हमारा आज की आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों का लोकतांत्रिक सरकारों का रूप है। किसी भी कंट्री में जाके दे सकते हो। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर में हम इस प्रकार के सत्ता के बंटवारे के ऊपर हम फोकस रखेंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज ए फेडरलिज्म। और इसे ही क्या बोला जाता है? संघवाद। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। हम शुरुआत करेंगे फेडरलिज्म को आम भाषा में क्या कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। और बाकी चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत के अंदर फेडरलिज्म की जो थ्योरी है और प्रैक्टिस यानी कि फेडरलिज्म के जो सिद्धांत हैं और उनको कितना इंडिया के अंदर अपनाया गया है। ए डिस्कशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट हैज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। तो एक संघीय कानून के प्रावधानों के ऊपर जो डिस्कशन होता है यानी कि बातचीत होती है, फॉलोड बाय द एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, और नीतियाँ और राजनीतियों के ऊपर उसका विश्लेषण होता है, जो कि क्या करता है संघवाद की जो संघीय व्यवस्था को और भी ज़्यादा क्या करता है मजबूत करता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर के अंत में वी टर्न टू लोकल गवर्नमेंट। और हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में। ए न्यू एंड थर्ड टीयर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जो कि एक नया और तीसरा सत्र है भारतीय संघीय व्यवस्था का। ओके, फर्स्ट, व्हाट इज फेडरलिज्म? संघवाद क्या है? आई एम कंफ्यूज्ड। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसको लेके। व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट? हम भारतीय व्यवस्था को क्या बोले? भारत सरकार को। इज इट यूनियन, फेडरल और सेंट्रल? क्या यह संघीय, क्या यह एक संघीय या फिर सेंट्रल यानी कि या फिर केंद्रीय है? लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। चलो हम वापस चलते हैं बेल्जियम और श्रीलंका में। एंड दैट वी सो इन द लास्ट चैप्टर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government। आपने क्या देखा था उसमें? जो सबसे बड़ा जो की मीन्स क्या मुख्य है, ये जो सबसे प्रमुख जो बदलाव क्या था बेल्जियम ने अपने संविधान में, वो यही किया था कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियों को रिड्यूस यानी कि कम कर दिया था। एंड टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। और ये शक्तियाँ किसको दे दी थी? लोकल यानी कि क्षेत्रीय सरकारों को दे दी थी। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन बेल्जियम इवन अर्लियर। हालांकि ये जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो पहले भी रहती थी बेल्जियम में। दे हैड देयर रोल्स, उनके अपने रोल थे और उनके अपने शक्तियाँ होते थे। बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड could be withdrawn by the central government। लेकिन ये सारी की सारी जो शक्तियाँ इन सरकारों को दी गई थी उनको केंद्र सरकार विड्रॉन यानी कि वापस भी ले सकती थी।
The change that took place in 1993 was the regional government were given constitutional power. लेकिन जो 1993 के अंदर जो चेंज किया गया कि जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यानी कि उनको संवैधानिक शक्तियाँ दी गई हैं। दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि वो अब सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर ज़्यादा टाइम तक डिपेंड यानी कि निर्भर नहीं रहती है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इस प्रकार बेल्जियम कंट्री की जो सरकार है वो एक यूनिटरी यानी कि एकात्मक सरकार से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई, यानी कि संघीय व्यवस्था, संघीय सरकार बन गई। श्रीलंका continues to be for all practices purposes a unitary system, और श्रीलंका ने जारी रखा हर प्रकार के वही तरकीबें या वही निर्णय लेते कि जिसमें कि वो एकात्मक प्रणाली को और भी ज़्यादा बढ़ाते गए। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर्स, जहाँ पे क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जहाँ पे केंद्र सरकार को यानी कि राष्ट्रीय सरकार को ही क्या मिली है, सारी की सारी शक्तियाँ मिलती हैं। तमिल लीडर वांट्स श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम, और जो तमिल लीडर थे वो श्रीलंका में चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बने, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट बने वहाँ पे। यहाँ पे देखो ये वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है कि किन किन देशों में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था किन किन देशों में। देखो यहाँ पे कनाडा में, यूएसए में है, ब्राज़ील में, रसिया में, जर्मनी में, बेल्जियम में, स्पेन में, ऑस्ट्रिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इथोपिया में, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ कंट्री है वर्ल्ड के जहाँ पे एकात्मक सरकार फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। दो only 25 of the world's 193 countries have federal political system, हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 देशों में ही फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। देयर सिटीजन्स मेक अप 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन वो संसार की कुल जनसंख्या का 40% भाग है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन, और बहुत सारे जो बड़े देश हैं दुनिया के वहाँ पे क्या है, फेडरेशन है, यानी कि वहाँ पे संघ है बहुत सारे। कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दिस मैप, क्या आप इस प्रकार के रूल का जो एक्सेप्शन है यानी कि जहाँ पे फेडरेशन नहीं है यानी कि फेडरल सिस्टम नहीं है, क्या आप ऐसे कंट्री को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, आगे बढ़ते हम। फेडरलिज्म क्या है, यह एक इस प्रकार का प्रणाली है सरकार की जिसके अंदर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे सत्ता का बंटवारा एक तो केंद्रीय सरकार को दिया जाता है और साथ ही साथ में उसके जो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि उसके निचले स्तर के जो भाग हैं देश के अंदर उनके अंदर बांटा जाता है। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, आमतौर पर एक संघीय व्यवस्था में क्या होता है, 2 प्रकार के सतर होते हैं सरकार के। वन इज गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, एक तो सरकार होती है पूरे देश के लिए, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कि क्या करती है, जो कि जिम्मेदार होती है राष्ट्र हित के कुछ कार्यों के लिए। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, और दूसरी प्रकार की जो सरकार होती है वो होती है प्रोविंसेस और स्टेट्स यानी कि प्रांतीय या राज्य स्तर की जो सरकार होते हैं। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं राज्यों के अंदर उसको ध्यान में रखते, उसकी देखभाल करते। जैसे अपने यहाँ पे कह सकते हो सेंटर की गवर्नमेंट तो है मोदी गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार, जहाँ का मोदी प्राइम मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का हेड है। और हमारे स्टेट की जैसे यहाँ पे हरियाणा सरकार अलग है जिसका
मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो हेड कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है। तो ये एक फेडरेशन का यानी कि फेडरलिज्म का एक रूप है अपने यहाँ पे भी फेडरलिज्म है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, और ये दोनों ही सरकार के जो सतर हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, वो अपनी शक्तियों का निर्वह करते हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से बिल्कुल आज़ादी से। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक सरकार से क्या है, बिल्कुल विरोधी है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, केवल एक ही प्रकार की सरकार होती है, उसकी कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि उसकी सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार के अधीन रहती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पास कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। बट इन ए फेडरल सिस्टम, लेकिन एक संघीय व्यवस्था में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकते टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, राज्य सरकारों के पास उनकी अपनी शक्तियाँ होती हैं, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, और ये दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही अपने अपने लोगों के प्रति क्या होती है, आंसरेबल होती है। राज्य सरकार राज्य के लोगों के लिए, और केंद्र सरकार क्या होती है, जो नेशंस, पूरे इंटायर नेशन के प्रति क्या होती है, वो आंसरेबल होती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के कुछ मुख्य विशेषताएं उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर टू, यानी कि वहाँ पे फेडरलिज्म में क्या होता है, संघीय सरकार में दो या दो से ज़्यादा सरकारों के सतर होते हैं। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सतरों की जो सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिकों को क्या करती है, वो रूल करते हैं। बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, लेकिन हर लेवल की सरकार का अपना अपना अधिकार है, क्षेत्र होता है। इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाने में, टैक्सेशन टैक्स लगाने में, और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन करने में। द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस प्रकार हर सतर की सरकारों का जो ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र है उसको संविधान में स्पेसिफाई किया, यानी कि संविधान में उसको स्पेशली बताया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड the authority of each of the government is constitutionally guaranteed, और इस प्रकार जो सरकार का जो अस्तित्व है और उसके अधिकारों को है ना, संविधान में, हर सरकार के संविधान में उनको बताया गया है। फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और जो मूलभूत जो प्रावधान है, मूलभूत जो नियम लिखे गए हैं संविधान में, उनको कोई भी सरकार, कोई किसी भी स्तर की सरकार उनको अपनी इच्छा से उसको बदल नहीं सकते। सच चेंजेस रिक्वायर द बोथ द लेवल कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और ऐसे बदलाव के लिए सरकारों को, दोनों स्तर की सरकारों को की सहमति लेनी पड़ती है यदि संविधान में बदलाव भी करना है तो। फिफ्थ, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट के पास शक्ति है वो संविधान की व्याख्या करे। एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और विभिन्न स्तरों की सरकारों के
शक्तियों के बारे में। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज द एम्पायर, और जो हाईएस्ट और जो उच्च न्यायालय होता है वो एक एम्पायर का काम करता है। इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यदि विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स यानी कि कोई विवाद होता है, तो इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर, यदि उनको अपनी अपनी शक्तियों के अधिकारों के बारे में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन ठीक करता है? कोर्ट क्या करता है उसमें? एम्पायर का काम करता है, और वो बताता है कि किसके पक्ष में है वो कार्य। इफ फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन अ बिग कंट्री, व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्टेड? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि यदि फेडरलिज्म केवल बड़े देशों में ही कार्य करता है तो वो बेल्जियम ने क्यों अडॉप्ट किया? बेल्जियम तो काफ़ी छोटा देश है हमारे हरियाणा से भी। ओके, सिक्स्थ, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, और इस प्रकार जो आय के जो स्रोत हैं विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए क्लियरली यानी कि स्पष्ट तौर पे उनको बताया गया है, और उसको फाइनेंशियल ईयर में यानी कि उसको साल के दौरान उसको बताया जाता है, जो आर्थिक जो वर्ष होता है उसके अंदर बताया जाता है कि हर स्तर की सरकार के क्या क्या वो होंगे, इसमें उनकी आय के स्रोत कहाँ से मिलेंगे हमें। ठीक है, तो 7, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, तो इस प्रकार जो फेडरल सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। एक तो क्या होती है? देश में एकता, देश की सुरक्षा करना और वहाँ पे एकता को बढ़ावा देना। वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, वही दूसरी ओर वो क्या करते हैं, उसी समय वो देश की सुरक्षा करते टाइम देश के अंदर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनको भी वो बनाए रखती है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, और इस प्रकार जो दो एस्पेक्ट है, जो दो भाग है इसके हर संस्था के, वो काफ़ी आवश्यक हैं, जो कि फेडरलिज्म में क्या किया जाता है, जिनको प्रैक्टिस किया जाता है, जिनको निभाया जाता है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, और इस प्रकार जो सरकार होती है अलग अलग स्तरों पे वो उनको एक दूसरे के साथ सत्ता के बंटवारे के नियमों को या शासन को के ऊपर उन्होंने सहमति करनी पड़ती है। सो दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, और उनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा कि एक जो पार्ट है उसको अबाइड बाय यानी कि उसका पालन करना होगा इस एग्रीमेंट के तहत। सो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, तो इस प्रकार एक आदर्शवादी जो फेडरलिज्म सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि परस्पर, म्यूचुअल का मीन्स क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर विश्वास, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और सहमति होती है कि एक दूसरे के साथ रहना। तो ये हो गया हमारा फेडरलिज्म और फेडरलिज्म के फीचर्स, यानी कि संघवाद क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। आज आपने क्या पढ़ना? फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, और ये भी देखना कि फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि केंद्र सरकार में उनको कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में कल हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कल हम नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे हम क्या टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके स्टूडेंट्स।